कि सर्वांगसम और समरूप आकृति क्या है। तो यहाँ पे सर्वांगसम और समरूप को समझते हैं। ध्यान से थोड़ा नाम सुनिएगा। समरूप, समरूप, सम का मतलब बराबर और रूप का मतलब रूप। तो शाब्दिक अर्थ है समरूप, मतलब रूप समान होना चाहिए। थोड़ा सर्वांगसम पर गौर करेंगे। सर्वांगसम पर सर्वांग सम यानी सभी अंग समान होना चाहिए। जब सभी अंग समान हो तो सर्वांगसम, और सिर्फ रूप समान हो तब समरूप। तो पहले समरूप को देखिए। कह रहा है वैसे ज्यामितीय आकृति जिसका आकार समान हो। आकार क्या हो? समान हो। देखने में समान हो, आकार बिल्कुल समान हो, और माप समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। माप समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तब हम इसे समरूप आकृति कहेंगे। रूप समान हो तो समरूप आकृति। एक बार और समझिए। वैसे ज्यामितीय आकृति जिसका आकार समान हो, माप समान हो या नहीं हो, तो ऐसे ज्यामितीय आकृति को हम लोग समरूप कहते हैं। जैसे में देखिएगा, करे सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। जितने भी समबाहु त्रिभुज है देखने में एक जैसा है, ये आपका समरूप है। बड़ा वाला हो या छोटा वाला हो, समबाहु त्रिभुज अगर है, समबाहु त्रिभुज है तो ये समरूप आकृति है। ठीक है। दूसरी बात कह रहा है कि सभी वृत्त समरूप होते हैं। उदाहरण के लिए समरूप की अगर देखें तो छोटा वाला वृत्त हो, बड़ा वाला वृत्त हो, ये आपस में सभी समरूप है। ठीक है। ये वाला इसके अंदर खींच लीजिए, एक और खींच लीजिए, सबका सब समरूप है। रूप समान है, समरूप है। सभी वर्ग समरूप होते हैं। हाँ, देख लीजिए, छोटा वर्ग, इससे बड़ा वर्ग, इससे बड़ा वर्ग, ये रूप समान है, इसलिए ये सब का सब क्या है? समरूप है। चलिए, ये तो आप देख लिए। यानी जिस ज्यामितीय आकृति का रूप समान हो, आकार समान हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे। अगर जिसका आकार रूप समान नहीं हो तो हम उसको समरूप नहीं कहेंगे। ठीक है। अब सर्वांगसम पर थोड़ा गौर कीजिएगा। सर्वांगसम कह रहा है कि सब अंग समान होना चाहिए। रूप समान होने के साथ साथ गुण भी समान होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि सर्वांगसम है। सभी अंग आपका समान है, अन्यथा सर्वांगसम नहीं है। कह रहा है कि वैसे ज्यामितीय आकृति जिसका आकार और माप दोनों समान हो, आकार भी समान होना चाहिए और माप भी समान होना चाहिए, तब ये जाकर के सर्वांगसम होगा, अन्यथा सर्वांगसम नहीं होगा। ठीक है। जैसे में देखिएगा, समान भुजा वाली सभी समबाहु त्रिभुज, समान भुजा होना चाहिए। अगर इसका भुजा 3 है समबाहु त्रिभुज का, फिर एक बगल में भी बना रहे हैं तो भी इसका भुजा 3-3 ही होना चाहिए। फिर इसके बगल में बना रहे हैं तो भी इसका 3-3 होना चाहिए, तभी ये तीनों आकृति आपस में सर्वांगसम होगा, अन्यथा सर्वांगसम नहीं होगा। ऐसे आप कहे कि हम जैसे आदमी हैं, अगर हमारे ही ऐसे एक और व्यक्ति को खड़ा कर दीजिएगा तभी सर्वांगसम होगा। आँख जैसे है वैसे आँख, मुँह जैसे वैसे मुँह, आवाज़ जैसे वैसे आवाज़, तभी जा कर के सर्वांगसम होगा, अन्यथा सर्वांगसम नहीं होगा। चलिए, समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं। त्रिज्या होना चाहिए वृत्त का, अगर इसका त्रिज्या 3 है और इसका त्रिज्या 3 है तभी जा कर के सर्वांगसम होगा, अन्यथा ये सर्वांगसम नहीं होगा। एक और वृत्त बनाए, इसका भी त्रिज्या 3 ही होना चाहिए, 3 से अधिक नहीं होना चाहिए, तभी ये जा कर के सर्वांगसम होगा। फिर कह रहे समान भुजा वाले सभी वर्ग जो होते हैं समरूप होते हैं। समान भुजा वाले जितने भी वर्ग अगर आप बनाते हैं, ये वर्ग मान लीजिए 4 cm ये है तो वर्ग की भुजा सभी आपस में बराबर होते हैं। फिर दूसरा बनाए तो भी ये समान भुजा वाला होना चाहिए, ये 4 cm वाला ही होना चाहिए, तभी जा कर के जो है आपका वर्ग सर्वांगसम होगा। ठीक है। चलिए, अब हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि सर्वांगसम और समरूप आकृतियों में क्या अंतर है, इसके और कौन कौन से उदाहरण है उसको समझ लेते हैं, और फिर दोनों में क्या समानताएं है ये भी हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे समरूप और सर्वांगसम में बारीकी से अंतर समझेंगे। समरूप कह रहा है कि हमारा सिर्फ रूप समान होना चाहिए, माप हमारा समाप नहीं होना चाहिए। लेकिन सर्वांगसम कह रहा है कि सुनिए,
रूप तो समान होना भी चाहिए, आकार तो समान होना भी चाहिए, साथ ही साथ हमारा सब माप भी समान होना चाहिए। यानी सभी तरह से अगर हम समान हैं तभी हम सर्वांगसम होंगे, अन्यथा सभी तरह से अगर हम समान नहीं है तो सर्वांगसम हम नहीं होंगे। एक बात दोनों में समानता ये बताना चाहता है कि सभी सर्वांगसम आकृति जो होती है वो समरूप होती है। जितने भी सर्वांगसम आकृति है वो 100% आपका समरूप होती है। और दूसरी बात कह रहा है कि सभी समरूप आकृति जो है सर्वांगसम आकृति नहीं होती है। सभी समरूप आकृति सर्वांगसम आकृति नहीं होती है। अब यहाँ पे एक बात देखने वाली है कि समरूप आकृति सर्वांगसम हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। समरूप आकृति सर्वांगसम हो सकता है, बात सही है, और नहीं भी हो सकता है, ये भी बात सही है, लेकिन होती है ये दिक्कत है। और जब सभी की चर्चा किया जाए तो वो दिक्कत है। एक बार फिर से समझिए, अगर कहे कि समरूप आकृति सर्वांगसम हो सकती है, हाँ हो सकती है। समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं हो सकती है, हाँ नहीं हो सकती है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब देखिएगा यहाँ पे वृत्त जितने भी है सब का सब समरूप है, लेकिन सब का सब सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसम होने के लिए इसका त्रिज्या समान होना चाहिए। आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं समान त्रिज्या वाले जितने भी वृत्त है वे सब के सब सर्वांगसम है। जैसे देख लीजिए 5 सेमी इसका भी है, 5 सेमी इसका भी है। अब देखिए सभी वर्ग जो होते हैं समरूप होते हैं, चाहे वर्ग का भुजा 3 cm हो या 5 cm हो या 6 cm हो, जितने भी वर्ग है संसार का सब समरूप होते हैं। जब सर्वांगसम की चर्चा किया जाए तो समान भुजा वाले वर्ग सर्वांगसम होते हैं। जैसे इस वर्ग को देखिए 4 cm इसका भुजा है तो 4-4 इसका भी है, 4-4 इसका भी है, 4-4 4-4 इसका भी है, यानी समान भुजा वाले सभी वर्ग सर्वांगसम होंगे। ठीक है, चलिए ये समबाहु त्रिभुज है। ये कह रहा है कि संसार के जितने भी समबाहु त्रिभुज है सब का सब समरूप होते हैं। जैसे देखिएगा इसकी भुजा 5 cm है, इसकी 2 है और इसकी 3 है, तो ये आपस में समरूप है, आपस में समरूप है। रहा सर्वांगसम की चर्चा तो कह रहे हैं कि समान भुजा वाले, भुजा समान होना चाहिए, सभी समबाहु त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। जैसे इस समबाहु त्रिभुज का भुजा 5 5 5 है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, इसलिए तीनों आपस में सर्वांगसम है। और सर्वांगसम का चिन्ह जो होता है वो आपका इस तरह से होता है। बराबर देने के बाद ऐसे चिन्ह देते हैं तो सर्वांगसम का चिन्ह हो जाता है। बराबर देने के बाद इस तरह का चिन्ह देते हैं तो सर्वांगसम हो जाता है। और समरूप का चिन्ह इस तरह से है, टेढ़ा कर्व दे देते हैं, लाइन दे देते हैं, तो ये समरूप का चिन्ह हो जाता है। ये सब ये तीनों आकृति जो है आपस में समरूप है, तो इसलिए समरूप का चिन्ह है, ये समरूप का चिन्ह है, और ये सर्वांगसम है, इसलिए आप बीच में सर्वांगसम का चिन्ह का इस्तेमाल किए हैं। बराबर दे करके ऐसे लाइन दीजिएगा, सर्वांगसम का चिन्ह हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बहुभुज की समरूपता की कसौटी को देखना है। अगर इस कसौटी पर खड़ा है तो बहुभुज समरूप होगा, अन्यथा बहुभुज समरूप नहीं होगा। कह रहा है समान भुजा वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। समान भुजा वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उसके संगत कोण बराबर हो। उसके जितने भी संगत कोण है वे सब का सब बराबर हो। पहला बात तो है कि उसके सभी संगत कोण बराबर होना चाहिए, और दूसरी बात कह रहा है कि उनकी सभी संगत भुजाएं, उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, अर्थात समानुपाती हो। फिर से समझिए, कोई भी बहुभुज समरूप कब हो सकता है? पहली बात कि उसकी भुजा की संख्या समान हो, पहला कंडीशन कि भुजा की संख्या समान हो। दूसरा कंडीशन कि उसके संगत कोण बराबर हो। संगत कोण क्या हो? बराबर हो, सभी संगत कोण बराबर हो। और तीसरा कंडीशन उसकी संगत कोण की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होना चाहिए। 3 गो कंडीशन है। अगर इन तीनों कंडीशन को अगर वो फॉलो कर रहा है तभी समरूप आकृति होगा,
अगर तीनों में से किसी एक को फॉलो नहीं कर रहा है, तीनों में से किसी एक का अनुसरण नहीं कर रहा है, तो समरूप आकृति नहीं होगा। पसंद से एक बार और समझिए। समान भुजा वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उसके सभी संगत कोण बराबर हो, उसके सभी संगत कोण बराबर हो तथा उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। उसकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। अब समझिए, यहाँ पे देखिए, ये आप देख रहे हैं 1 नंबर में ये त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है। तो पहला तो भुजा इसका बराबर है, पहला कंडीशन जो भुजा का था वो भुजा बराबर है। दूसरा कंडीशन कह रहा है संगत कोण, इसका 60 डिग्री, 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 संगत कोण भी बराबर है। तो दूसरा का भी फॉलो कर लिया संगत कोण। तीसरा का कह रहा है कि भुजा एक ही अनुपात में होना चाहिए। चलिए, ये 3/2, इसका देखिए 3/2, इसका भी देखिए 3/2, एक ही अनुपात है। अरे 3/2 3/2 3/2 बराबर है कि नहीं है, इसलिए आपका ये संगत अनुपात है। ठीक है, तो ये फॉलो कर रहा है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए 4 गो भुजा इसमें भी है, 4 गो भुजा इसमें भी है। तो पहला कंडीशन तो ये फॉलो कर लिया। दूसरा का कंडीशन कि संगत कोण बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री इसका भी है, चारों को 90 डिग्री इसका भी है, चारों को 90 डिग्री इसका भी है। तो ये आपने दूसरा का सिचुएशन तय कर लिया कि इसका संगत कोण बराबर है। संगत भुजा का अनुपात देखिए, अगर इसका अनुपात निकालिएगा तो 3/4, इसका अनुपात तो 3/4, इसका अनुपात 3/4, इसका अनुपात 3/4, मतलब संगत यानी भुजा का अनुपात भी बराबर है। इनकी सभी भुजा समानुपाती हैं। ठीक है, इसको देखा जाए, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है। पहला कंडीशन तय हो गया, भुजा की संख्या समान है। दूसरा कंडीशन संगत कोण की चर्चा कीजिए। इसका एक कोण 90 डिग्री है, हाँ इसका भी एक कोण 90 डिग्री है। इसका एक कोण 60 डिग्री है, हाँ इसका भी एक कोण 60 डिग्री है। इसका एक कोण 30 डिग्री है, हाँ इसका भी एक कोण 30 डिग्री है। तो दूसरा का कंडीशन भी हमारा पूरा कर लिया। तीसरा कंडीशन हमारा है, तीसरा कंडीशन है और वो है क्या, भुजा एक ही अनुपात में होना चाहिए। किसके, संगत कोण की भुजा। तो इसके देखिएगा 90 के सामने वाला भुजा कितना है, 5 है। तो 90 के सामने वाला 5 हो गया। इसके 90 के सामने वाला देखिए 10 है, तो 5/10 लिख लीजिए। लिख लिए, कटाने के बाद आपका कितना आया, 1/2। अब देखिए इसका 30 डिग्री के सामने वाला भुजा देखिए 3 है, तो 30 डिग्री के सामने वाला भुजा 3 ले लीजिए। इसके 30 डिग्री के सामने वाला भुजा ले लीजिए 6 है, तो 6 ले लीजिए। 3/6 हो गया। कटाइएगा तो कितना होगा, 1/2। अब देखिएगा इसका 60 डिग्री के सामने वाला भुजा ले लीजिए 4, इसका 60 डिग्री सामने वाला भुजा ले लीजिए 8। 4/8 को कटा करके देखिए 1/2। अब देखिए क्या एक ही अनुपात में है कि नहीं, 1/2 है, 1/2 है, 1/2 है, अर्थात 1/2 इसका भी वैल्यू, 1/2 इसका भी वैल्यू, 1/2 इसका भी वैल्यू। तो क्या ये आपस में समरूप है कि नहीं है? तो हमारे 3 कसौटी है, तीनों कसौटी को ध्यान से देखिए, देख लिए। चलिए, पहला कि संगत कोण बराबर हो, पहला क्या हो, संगत कोण बराबर हो, पहला संगत कोण बराबर हो। दूसरा कि संगत कोण के संगत भुजाएं जो हो एक ही अनुपात में होना चाहिए, अर्थात समानुपाती होना चाहिए, 2 हो गया। और तीसरा का कि भुजा की संख्या समान होना चाहिए। एक बार और समझिए, समान भुजा वाले, देखिए भुजा की संख्या समान हो, पहला कंडीशन की भुजा की संख्या क्या हो, समान हो। अगर भुजा की संख्या समान नहीं है तो नहीं होगा। कहिएगा कैसे, देखिए अगर एगो हम त्रिभुज को ले ले, एगो ये चतुर्भुज को ले ले, ये दोनों आकृति क्या समरूप है, नहीं है, नहीं है। क्यों, ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, पहला ही भुजा ही बराबर नहीं है, तो समरूप होने की कोनो चांस नहीं है। दूसरी बात कि समरूप होते हैं, ठीक है, उसके संगत कोण बराबर हो, उसका संगत कोण बराबर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि संगत कोण बराबर होना चाहिए। और तीसरा बात एक और भी है कि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होना चाहिए, अर्थात समानुपाती होना चाहिए। अगर संगत भुजा समानुपाती नहीं है, एक ही अनुपात में नहीं है, तो भी हमारा समरूप नहीं है। ठीक है,
अगर कहिएगा कैसे, एक बिना समरूप को बता करके दिखाइए थोड़ा। आइए हम इसको देख लेते। देखिए, बहुभुज के समरूप होने का जो प्रक्रिया है आप समझ चुके हैं। एक बार और इसको देखिए, भुजा की संख्या समान हो। पहला कंडीशन की भुजा की संख्या समान हो। अगर एक बहुभुज में 3 को भुजा है तो दूसरे में भी 3 ही होना चाहिए। एक में 4 है तो दूसरा में भी 4 ही होना चाहिए। एक 5 है तो दूसरा में भी 5 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एगो में 3 है दूसरे में 4 है, तो पहले ही गड़बड़ है। दूसरी बात कि ये सभी संगत कोण समान होना चाहिए। सभी संगत कोण समान होना चाहिए। अगर एक का 30 है, दूसरे का एक का 30 है, दूसरे का 60 है, मतलब कि एक का 30, 60 और 90 है, तो दूसरे का भी कोण होना चाहिए 30, 60 और 90 ही होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा या कम है तो फिर आपका समरूप नहीं है। तो पहली बात कि भुजा की संख्या समान हो, दूसरी बात कि संगत कोण समान हो, संगत कोण समान हो, और तीसरी बात कि संगत कोण की जो संगत भुजाएं है वो एक ही अनुपात में होना चाहिए। एक अनुपात में होना चाहिए, जिससे उसका रेशियो समान होना चाहिए। जैसे एक त्रिभुज की और दूसरे त्रिभुज की भुजा का, एक भुजा का अनुपात 1:2 है, तो सबका 1:2 ही होना चाहिए। 1:2 ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो फिर जो है आपका, या कम होगा तो फिर आपका समरूप नहीं होगा। अर्थात कुल मिलाकर के आपने देखा कि संगत भुजा समान होना चाहिए और संगत कोण समान होना चाहिए, यानी भुजा की संख्या समान हो, संगत कोण समान हो, और संगत कोण की भुजा समान अनुपात में होनी चाहिए, अर्थात एक ही अनुपात में होनी चाहिए। अब इसके बाद हम लोग प्रश्नावली के ऊपर ध्यान देते हैं। सवाल आपसे पूछ रहा है, कोष्ठों में दिए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। मतलब कोष्ठ में आपके कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा सही शब्द है, उन्हीं का प्रयोग करते हुए जो खाली स्थान है उसको भरना है। याद कीजिए, जमाना आपको बताया गया था कि सभी वृत्त समरूप होते हैं। सभी वृत्त समरूप होते हैं, तो सभी वृत्त क्या होगा, समरूप होगा। तो यहाँ पे हम समरूप लिखेंगे, सर्वांशम नहीं लिखेंगे। सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी वर्ग क्या होगा, समरूप होगा। सभी वर्ग क्या होगा, समरूप होंगे। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो वो कौन से सभी त्रिभुज है जो समरूप होने का काम करता है, तो वह है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। जैसे देखिएगा, ये समरूप त्रिभुज है, इसकी भुजा 2 है, 2 है, 2 है, इसका 3, 3, 3 है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका क्या होगा, समरूप होगा। आपस में क्या होगा, समरूप होगा। चलिए, समरूप की कसौटी जो 4 नंबर में आपसे पूछ रहा है, कह रहा है भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। ठीक है, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उसके संगत कोण बराबर हो। संगत कोण क्या हो, बराबर हो। संगत कोण बराबर हो तथा उसकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। समानुपाती हो, समानुपाती कहिए तब, या एक ही अनुपात में कहिए तब। एक ही अनुपात में हो, समानुपाती हो, मतलब समान अनुपात में हो या एक ही अनुपात में हो, तब हम उसे क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। इसको एक बार और देखिए, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उसके संगत कोण बराबर हो। उसके संगत कोण बराबर हो या समान हो, समान और बराबर दोनों एक ही बात है, तथा उसकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, अर्थात एक ही अनुपात में हो। ठीक है, इसके 2 नंबर और 3 नंबर प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। कह रहा है समरूप आकृतियाँ। ऐसे 2 उदाहरण हमको देना है जो आपस में समरूप आकृति हो। फिर कह रहा है ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है। ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है। तो 2 आकृति हमको ऐसे देना है जो आपस में समरूप नहीं है। तो आकर के इसको देखिए, ये दोनों जो आकृति है ए और यहाँ पे ये 1 नंबर में जो 2 त्रिभुज दिया हुआ है, ये दोनों समरूप है। कहिएगा समरूप क्यों है?
समरूप की कसौटी पर ध्यान दीजिएगा। भुजा की संख्या समान हो, क्या देखिए भुजा 3 गो इसमें भी है 3 गो इसमें भी है, पहला कसौटी तो पार कर गया। दूसरा कसौटी संगत भुजा क्या हो, समान हो, यानी संगत भुजा समानुपाती हो, समानुपाती, संगत भुजा समानुपाती हो। संगत भुजा क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। देखिए इसका अनुपात निकालते हैं तो 2/3 यानी 3/2, इसका अनुपात 3/2, इसका अनुपात 3/, ये वाला 2 है 3/2, तो 3/2 अब जा कर के समानुपाती हुआ। और संगत कोण ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, यानी तीनों कसौटी को ये पूरा कर रहा है, इसलिए आपका आकृति क्या है, समरूप है। यहाँ पर देखिए भुजा की संख्या समान, 4 को देखिए दोनों में 4 को भुजा है, ये भी ठीक है। संगत भुजा समानुपाती, देखिएगा 4/5, 4/5, 4/5, 4/5 समानुपाती है। करे संगत कोण बराबर है, देखिए कैसे 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, इससे मिलाइए ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, यानी इसका भी चारों को 90 डिग्री, इसका भी चारों को 90 डिग्री, यानी दोनों कसौटी को ये पूरा किया। इस तरह से ये दोनों आकृति समरूप, ठीक है। अब कह रहा है कि आकृति समरूप नहीं है, तो पहली कसौटी तो पूरा कर रहा है कि 3 गो भुजा इसमें भी है 3 गो भुजा इसमें भी है, चलिए ठीक है। संगत भुजा समानुपाती हो, तो क्या देखते हैं हम लोग, इसका 3 है, इसको 5 ले लीजिए, इसको 4 ले लीजिए और इसको 3 ले लीजिए, इसका अनुपात निकालिएगा 2/3, 2/3, दूसरा का 3/5। अब देखिए क्या 2/3 जो है 3/5 के बराबर है, पहला ही नहीं है, तो समानुपाती तो है ये नहीं है, तो एक एक कसौटी पूरा नहीं कर रहा है, तो फिर हमारा ये समरूप नहीं होगा। यानी तीनों में से कोई भी एक कसौटी अगर पूरा हमारा नहीं कर रहा है, कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, तो हमारा आकृति समरूप नहीं होगा, तो ये समरूप हमारा नहीं है। दूसरा का यहाँ पर देखिएगा, ये वर्ग है और ये आयत है, 4 भुजा इसमें भी है 4 भुजा इसमें भी है, चारों कोण इसका भी 90 डिग्री है, चारों कोण इसका भी 90 डिग्री है, 2 गो कंडीशन को फॉलो कर रहा है। लेकिन तीसरा का कंडीशन को देखिए, इसके भुजा के अनुपात अगर निकालते हैं तो 5/5, ये तो ठीक है, 5/5 ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे आ जाता है 3 यानी 5/3 जो गलत है, 5/5 बराबर 5/5 ये तो सही है, लेकिन 5/3 के बराबर ये नहीं है, इसलिए ये आकृति हमारा समरूप नहीं है। समरूप आकृति नहीं है, उसका ये उदाहरण हुआ। अब आइए 3 नंबर में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में बताइए कि ये चतुर्भुज समरूप है या फिर नहीं है। तो पहला कंडीशन हम देखेंगे, भुजा की संख्या 4 गो इसमें भुजा है 4 गो इसमें भी भुजा है, ये तो बात सही है, पहला कंडीशन तो फॉलो कर रहा है। दूसरा कंडीशन भुजा समानुपाती होना चाहिए, देखते हैं 3/1.5, 3/1.5, 3/1.5, 3/1.5, भुजा भी समानुपाती है। अब तीसरा कंडीशन देखते हैं, कोण संगत कोण, इसका 90 डिग्री है और इसका था है नहीं, ये कई डिग्री है, क्या था है भाई, कई डिग्री है नहीं है, इसका 90 डिग्री, इसका था है नहीं, ये कई डिग्री है, इसका 90 डिग्री, इसका था है नहीं, इसका 90, इसका था, इसका मतलब कोण बराबर नहीं है। तो ये दोनों आकृति समरूप जो है, समरूप जो है नहीं है, ये दोनों आकृति समरूप हमारा नहीं है। बस तो समरूप की जो कसौटी जो हमारा लास्ट वाला दिया हुआ है, हमेशा को ध्यान में